हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने गेट के हवाले से स्टार्ट किया हुआ है। गेट के बारे में सबसे पहले लेक्चर हमने दिया कि सिलेबस क्या होगा, गेट का क्या क्या सिलेबस होता है, तो वो सारा बताया हमने। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल केसेस पढ़े। तो लीडिंग केसेस के बारे में 8 केसेस थे, वो मैंने आपको सारा बता दिया था लास्ट लेक्चर्स में। आज हमारा जो पोर्शन है वो है लीगल एथिक्स। लीगल एथिक्स जो है ना, थोड़ा सा उसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि लीगल एथिक होता क्या है। लीगल एथिक्स के अंदर बताया जाता है कि कंडक्ट एक एडवोकेट का पब्लिक के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, एक एडवोकेट का जज के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, एक एडवोकेट का एडवोकेट के साथ कैसा रवैया होना चाहिए। ये चीज़ों में 4 पोर्शन है, ABCD 4 पोर्शन है, और 4 पोर्शन बहुत ईजी है। तो ये तकरीबन 4-5 पेजेस बनते हैं। अगर इसको हम अच्छे तरीके से कर लेना तो हमारे 10/10 मार्क्स आ सकते हैं, 10/10। तो हम कोशिश करेंगे आज इसका जो A पोर्शन है ना उसको कंप्लीट करें, तो उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हम चलेंगे आगे इंशाल्लाह। चलेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल एथिक्स, कैनन्स ऑफ। जब भी आपने कोई भी मेरा लेक्चर लेना ना, उसमें आपने सबसे पहले बेयर एक्ट ज़रूर अपने पास रखना है, क्योंकि अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है ना तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है लेक्चर सुनने का। बेयर एक्ट की रीडिंग करके उसके अंदर मैं कुछ वर्ड्स आपको अंडरलाइन कराऊंगा, हाईलाइट करवाऊंगा। वो वर्ड्स को आपने हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि वो वर्ड्स मिसिंग कर देता है, और जो जिसको वो वर्ड्स का नहीं पता होता ना वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। सिर्फ उर्दू सुन ली और आ गया और पेपर दे दी, ऐसे पास नहीं कर सकते आप। बेयर एक्ट की रीडिंग जो है ना वो करना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि बस आप पूछे ही ना। तो लिहाजा बेयर एक्ट की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं आ कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट्स का, कि एक एडवोकेट का दूसरे एडवोकेट के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल 134। मैंने पहले भी कहा है कि आपके पास बेयर एक्ट ज़रूर होना चाहिए। बेयर एक्ट नहीं है तो आप बेशक की लेक्चर ना सुने। तो मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ आपने भी उस पर फोकस करना है। जो वर्ड्स बताऊंगा उसको हाईलाइट करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपसे। इट इज़ द रूल 134, रूल 134। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट to uphold at all times the dignity and high standing of his profession। कहता है कि जो हर एडवोकेट है ना उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपनी जो है ना डिग्निटी और अपनी जो हाई स्टैंडिंग है ना अपने प्रोफेशन की, उसको हमेशा जो है ना कायम रखे, उसकी अजमत को हमेशा कायम रखे। ये ना हो कि पार्कों में जाके तो गलत तरीके से हरकतें करना शुरू कर दे, गलत किस्म की टिकटॉकें बनानी शुरू कर दे। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म पहन के वो चने खाने लग जाए बाहर रेडियो में जाकर, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा यूनिफॉर्म होता है ना ये हमारी पर्सनैलिटी होता है, हमारी सोसाइटी को ये हमें हमारी पहचान बनाता है। तो लिहाजा इसकी हमने डिग्निटी की, इसकी हाई स्टैंडिंग रखना है इसको। इसमें जो मैंने इतना पढ़ा है उसमें जो मिसिंग कर सकता है वर्ड वो इसमें कर सकता है एवरी एडवोकेट मिस कर सकता है वर्ड, इसको अंडरलाइन कर लें। कुछ जो वर्ड्स मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा जिनको कहूँगा अंडरलाइन कर लें, वो जस्ट आपने कोशिश करनी है कि उसको 1-2 दफ़ा 3-4 दफ़ा पढ़ लें, उसको मतलब ज़ोर लगा लें ज़रा। उसके बाद डिग्निटी मतलब अजमत, हाई स्टैंडिंग, इसको अंडरलाइन कर लें। उसके बाद आगे आ जाते हैं एज वेल एज हिज ओन डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग एज अ मेंबर देयर ऑफ। कहता है कि उसकी जो है हाई स्टैंडिंग और डिग्निटी है ना वो एज ए मेंबर होनी चाहिए, कि उसको पता चलना चाहिए कि वाकई ये वकील है। उसके बाद आ जाता है रूल 135। रूल 135 में कहता है कि एन एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाई एडवर्टाइजमेंट और बाई एनी अदर मीन्स। कहता है कि कोई भी जो एडवोकेट है ना वो किसी किस्म की भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। मतलब कि उसने भाई ऑफिस खोली है, उसके बाहर वो लगा दे जी
फ़लाना चौधरी, फ़लाना ऐसे, फ़लाना ऐसे, और बड़े बड़े बोर्ड लगा दे। इसकी एक लिमिट रखी गई है, 112 की लिमिट रखी गई है कि इतना बोर्ड लगा सकता है सिर्फ एक वकील। उसमें ये ना करते कि लंबी लिस्ट लिख दे नीचे, साहब का सदर, साहब का सेक्रेटरी, साहब का फ़लाना, साहब का फ़लाना। सिंपल सा उसने कहा है कि उसको रहना चाहिए, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। This clause shall not be construed as prohibiting the publication or use of ordinary professional cards। कहता है कि वो इसमें इसको कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा, इसको मना नहीं कर रहा, प्रोहिबिटिंग नहीं कर रहा कि प्रोफेशनल कार्ड्स जो होते हैं उसके प्रोफेशनल कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड नहीं जो हम कहते हैं कि अपना विजिटिंग कार्ड दे दें सर आप, तो वो कह रहे हैं कि वो एक लिमिट तक, वो भी एक लिमिट तक जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट के लिए कर सकता है। नेम प्लेट्स अपनी जो है, नेम प्लेट्स होती है कि अपने जो ऑफिस के बाहर है ना वो नेम प्लेट्स लगा सकता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। वो मतलब कि जो तख्ता, इतने बड़े बड़े तख्ते लगाए हुए हैं बाहर, इस तरह के तख्ते नहीं होने चाहिए। एक लिमिट तक ना लीगल एथिक में उसकी लिमिट बताई हुई है, उतना उसका तख्ता होना चाहिए जस्ट। उसके बाद आर कन्वेंशनल लिसनिंग इन डायरेक्टोरीज। इसमें जो वर्ड्स हैं जो आपने अंडरलाइन करने हैं, शैल नॉट मिस कर सकता है, कंस्टिट्यूट मिस कर सकता है, प्रोहिबिटिंग मिस कर सकता है, उसको प्रोफेशनल कार्ड्स को मिस कर सकता है कि प्रोफेशनल कार्ड्स जो है ना वो मना करता है या नहीं करता। प्रोफेशनल कार्ड्स कहता है कि एक हाथ तक जो है ना वो कर सकता है। उसके बाद कहते हैं सो लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन कंटेंट देयर इन इज लिमिटेड टू प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड public offices currently held and does not contain any matter which savors of personal advertisement। कह रहा है कि वो एक लिमिट तक सिर्फ ना अपनी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ना उसको लिख सकता है। तो ये ना हो कि BA, LLB, LLM, बारट लॉ, MA सियासियात, MA इंग्लिश, फ़लाना फ़लाना फ़लाना, ये ना हो, एक लिमिट तक लिखें। मीन्स मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो इसमें जो करेक्ट एग्जांपल है कि एडवोकेट, जैसे मेरा नाम है एडवोकेट शफ़ायत अली गुज्जर, एक लिमिट तक लिख रहे हैं एडवोकेट शफ़ायत अली गुज्जर। जस्ट ये नहीं ज़रूरत है लिखने की कि BA, LLB, LLM सारा कुछ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 136, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि एन एडवोकेट शैल नॉट इम्प्लाई एनी अदर पर्सन टू सोलिसिट और obtain प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, नॉट रिम्यूनरेट एनी अदर पर्सन फॉर सोलिसिटिंग और obtaining प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट फॉर हिम। ये जो दो लाइन पढ़ी है इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन से आप जो है ना मुआवजा नहीं ले सकते। कोई प्राइवेट बंदा आपके पास आता है, वो कहता है कि वकील साहब मैं तेन केस लिया दवा करांगा, तो ही मैंने कमीशन दे जाओ जी, इंज नहीं काम चलता। मतलब कि ये हमारे प्रोफेशन के ख़िलाफ़ है कि कोई आके हमें बोले कि यार मैं आपको जो ना क्लाइंट लग दे, तो आप मुझे उसमें से 50%, 30%, 20% कमीशन दे देना। इस तरह जो है ना नहीं चलेगा, वो कहता है। तो इसमें जो है ना एन एडवोकेट वर्ड्स कौन से मिस कर सकता है पेपर के हवाले से, क्या है, एन एडवोकेट शैल नॉट इम्प्लाई एनी अदर पर्सन, शैल नॉट जो है वो मिस कर सकता है, पूछ सकता है। उसके बाद सोलिसिट मिस कर सकता है, obtain प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, नॉट रिम्यूनरेट। नॉट रिम्यूनरेट का मतलब होता है मुआवजा, मतलब किसी दूसरे बंदे से मुआवजे की सूरत में जो है ना क्लाइंट डीलिंग नहीं कर सकता। रिम्यूनरेट जो है वो लफ्ज़ इसमें मिस कर सकता है। उसके बाद आगे आ जाता है नॉट शैल बी शेयर विद एन अनलाइसेंस्ड पर्सन एनी कंपनसेशन अराइजिंग आउट ऑफ और incidental to professional employment, nor shall he aid or abet any unlicensed person to practice law or to receive compensation thereof। वो कहता है किसी भी फिर वही बता रहा है कि किसी भी जो अनलाइसेंस्ड पर्सन होगा, मतलब कि जो आम पब्लिक होगा ना, बंदा होगा, प्राइवेट बंदा होगा, वकील नहीं होगा। अनलाइसेंस्ड का मतलब ये है कि उसके पास वकालत का लाइसेंस ना हो, वो प्राइवेट बंदा हो, तो वो जो है ना उसके साथ कभी भी कंपनसेशन करके तो नहीं कर सकता वो ड्यूटी। आगे ऊपर आपको सारा समझा दी है। नॉट शैल ही नोइंगली accept professional employment offered to him as a result of incidental to activities of an unlicensed person। आगे वो कह रहा है कि दोबारा के अपने प्रोफेशन के जी जानते हुए भी कि वो जो अगला बंदा आपको काम दे रहा है और कह रहा है कमीशन दे दो, कि वो उसका लाइसेंस नहीं है, वो एक वकील नहीं है और आपको कमीशन की बेस पे उसको काम कर देते हैं उसका,
तो ये जो है ना ऐसा एक वकील को नहीं करना चाहिए। हाँ, आगे एक सिचुएशन बताई गई है कि अगर आपके एक ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और आप उसमें जो है ना आपको आपका सीनियर है या आपका जूनियर है, उसमें आपको असिस्ट करेगा या आपको जो है ना हेल्प आउट कर सकता है, उसके साथ आप जो है ना एक लिमिट तक अपनी फ़ीस शेयरिंग कर सकते हैं। उसके बाद 137 रूल 137। An advocate shall not communicate about a subject of controversy with a party represented। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 वर्ड हैं जो मिस कर सकते हैं, ध्यान से ज़रा इसको सुनिएगा। रिप्रेजेंटेड बाई एन एडवोकेट इन द एब्सेंस एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट। इसमें ये कह रहा है कि एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट, एक एडवोकेट कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है तनाज़ा, मतलब कि जो केस चल रहा है ना उसके मुतल्लक जो है ना वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता विद द पार्टी रिप्रेजेंटेड बाई एन एडवोकेट इन द एब्सेंस। कह रहा है कि जो दूसरी पार्टी है जिसके आप मुखालिफ वकील हैं उससे आप उसके वकील की गैर मौजूदगी में आप डिस्कशन नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते कंट्रोवर्सी तनाज़ा के बारे में। एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट, उसकी कंसेंट के बगैर, हाँ उसकी कंसेंट के साथ अगर आपको डिस्कशन करना चाहते हैं, वो इजाज़त देता है तो आप उसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। इसमें जो वर्ड मिस कर सकते हैं वो शैल नॉट कम्युनिकेट कर सकता है, लाजमी ये करता है, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के वाले से कंट्रोवर्सी मिस करता है कि वो जो है ना किस बारे में कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो जो केस है ना उसकी कंट्रोवर्सी के हवाले से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। एब्सेंस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस कर देता है पेपर में कि क्या एक एडवोकेट की एब्सेंस में दूसरा एडवोकेट अपने उसके क्लाइंट से डिस्कशन कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, तो आपने कहना है कि नहीं कर सकता। आगे रूल 138, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये छोटा सा है, इसमें 4-5 पेजेस हैं, इसमें से हर एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कहीं से भी पूछ ले, 10 नंबर हैं, तो इसको टोटली आपने जो है ना फुल जो कहते हैं ना रगड़ा लाना है, इन अच्छी तरह इसकी जो है ना डायरेक्ट रीडिंग कर लेनी है आपने। उसके बाद आगे 138 है, एन एडवोकेट शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिंग काउंसल कम्युनिकेट विद और आर्ग्यू बिफोर अ जज और जुडिशियल ऑफिसर। वो कह रहा है कि एक वकील कभी भी दूसरे वकील की गैर मौजूदगी में किसी भी केस में वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बहस नहीं कर सकता। मतलब कि एक केस दायर किया है मुद्दई ने, तो जो उसका मुतल्ला ने जवाब दवा दे दिया, उसके बाद केस स्टार्ट हो गया, बहस के लिए जो है रख लिया गया, तो कभी भी जो है ना कोई भी वकील दूसरे वकील की गैर मौजूदगी में बहस नहीं करेगा। एक्सेप्शन आ गई इसमें, एक्सेप्ट इन ओपन कोर्ट एंड upon the merits of contested matter pending before such judge or judicial officer, nor shall he without furnishing the opposing advocate with a copy thereof addresses or written communication to a judge or judicial officer concerning the merits of contested matter। इसमें कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी उससे अपोजिंग कौंसल से इजाज़त ले के कोई बहस कर भी देते हैं तो आपने उसकी जो है ना रिटन फॉर्म में एक कॉपी जज साहब को देनी है और एक जो कॉपी होगी वो अपने अपोजिंग कौंसल को देनी है, ताकि उसको पता हो कि इस केस में क्या बहस की है मैंने, क्या पॉइंट्स राइज़ किए हैं, ताकि वो उसका जवाब दे सके। तो उसके बाद आ जाता है to a judge or judicial officer concerning merits contested matter pending before such judge और judicial officer, जो किसी भी जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग हो उसके बारे में। इसमें जो है ना क्या क्या मिसिंग कर सकता है, इसमें शैल नॉट मिस कर सकता है, लेकिन ये आजकल कम कर रहे हैं मिस, शैल नॉट एब्सेंस मिस कर सकता है, कम्युनिकेट मिस कर सकता है, कंटेस्टेड मिस कर सकता है। इसके बाद आगे आ जाते हैं द रूल शैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, 2 लाइनें जो आखिर वाली 2 लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रूल शैल नॉट अप्लाई टू एक्स पार्टी मैटर्स और इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स नॉट सब जुडिशियल बिफोर द जज और जुडिशियल ऑफिसर कंसर्न्ड। कहता है कि ऊपर जो हमने पैरा पढ़ा ना 138 रूल में, वो जो है ना ये एक्स पार्टी जो केसेस होते हैं उसमें अप्लाई नहीं होता। अब आपको मैं बता दूं एक्स पार्टी क्या होता है, आपने CPC का ऑर्डर 9 पढ़ा होगा कि उसमें कहता है कि एक्स पार्टी में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। एक्स पार्टी यार होता है कि एक केस दायर किया
उसमें जो है ना मुतल्ला ने जवाब दवा ना दिया, मतलब कि उसकी जो है ना समनिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो अखबार इश्तिहार होता है वो भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी जो है ना वो डिफेंडेंट हाज़िर नहीं होता, तो आर्डर 9 में बताता है कि वो जो है एक्स पार्टी उसके खिलाफ कर सकता है, और एक्स पार्टी करके तो उसकी डिग्री भी ले सकता है। तो कह रहा है कि एक्स पार्टी जो केसेस होंगे ना उसमें ज़ाहिर है सिर्फ प्लेंटी ही वकील रह जाएगा, डिफेंडेंट तो होगा नहीं, क्योंकि डिफेंडेंट तो उसमें आ ही नहीं रहा, पेश ही नहीं हो रहा। तो इन केसेस में वो जो है ना आसानी जो है बहस कर सकता है। उसके बाद रूल 139, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपके प्रोफेशन में भी काम आएंगी आगे, जस्ट गेट के लिए नहीं, ये आपके प्रोफेशन में काम आएंगी, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ों का। रूल 139, रूल 139, इसको हम देखते हैं। क्लाइंट्स प्रॉफर का मतलब होता है पेश करना, प्रॉफर ऑफ असिस्टेंस ऑफ एडिशनल एडवोकेट्स should not be regarded as evidence of want of confidence, but the matter should be left to determination of the क्लाइंट। कह रहा है कि अगर कोई भी क्लाइंट जो है ना एडिशनल वकील करना चाहता है, मतलब कोई और वकील करना चाहता है, तो उससे आपने एविडेंस नहीं लेनी है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिलाना कि तुम कोई और वकील क्यों करना चाह रहे हो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, उसको आपने उसके पीछे ही नहीं पड़ जाना है। ठीक है, वो जो भी वकील कर रहा है उसकी हक है, उसका बुनियादी हकूक है, वो कर सकता है। आगे एन एडवोकेट शुड डिक्लाइन एसोसिएशन एज अ कोलीग अनलेस द ड्यूज ऑफ द एडवोकेट फर्स्ट रिटेन्ड और पेड। वो कहता है कि एक जो वकील है ना, अगर एक क्लाइंट था, उसने एक बंदे को मुझे वकील कर लिया, ठीक है, अब वो कहता है कि मैंने आपको वकील नहीं करना, तो वो मेरे किसी दूसरे कुलीग को, किसी दूसरे दोस्त को वकील करना चाहता है। तो जो मेरा दूसरा दोस्त है ना, उसके पास अगर जाएगा ना, तो उसको ये कंफर्म करना चाहिए कि मेरे कोई पिछले ड्यूज़ तो नहीं रहते, अगर रहते हैं तो उसको कहना चाहिए कि पहले उसके ड्यूज़ क्लियर करके आओ, फिर मैं तुम्हारा केस लूँगा। ये चीज़ वो कह रहे हैं। उसके बाद शुड डिक्लाइन इसमें मिस कर सकता है वर्ड, कि एक वकील जो है ना वो डिक्लाइन कर सकता है कि मैं तुम्हारे असिस्टेंस नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा वकील नहीं हो सकता जब तक तुम मेरे फ़लाने कुलीग के पेमेंट कंप्लीट नहीं करोगे। ये अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर किसी को अपनी पॉकेट भरने की पड़ी हुई है। उसके बाद रूल 140 जो है उसमें कहता है कि क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स, क्लाइंट्स जो है ना वो एडवोकेट नहीं होते, और द लिटिगेंट्स वो मुकदमा लड़ने वाले होते हैं, उनकी आपस में लड़ाई होती है, वकीलों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। वट एवर मे बी द इल फीलिंग्स एग्जिस्टिंग बिटवीन क्लाइंट्स, कहते हैं कि वट एवर जितनी मर्जी क्लाइंट्स के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है यार, कभी भी कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से झगड़ना नहीं चाहता, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो आपस में झगड़ा कर लेते हैं। तो उसमें उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग में, उनकी इल फीलिंग्स में हमने शामिल नहीं होना, हम वकीलों ने शामिल नहीं होना। उन लिटिगेंट्स की आपस में लड़ाई है तो उनको लड़ने दें, हमने उसमें शामिल नहीं होना। इट शुड नॉट बी अलाउड टू इन, हाँ ये कर सकते हैं कि उनको ज़रा रख रखाव कराएं, उनको लड़ाई ना करने दें हम, उनके लिए एक जो है ना सुलह की दीवार बने, बैठ बैठा के उसको उनका काम हो जाए। आगे पढ़ते हैं। इट शुड नॉट बी अलाउड टू इन्फ्लुएंस एडवोकेट्स इन देयर कंडक्ट एंड डेमिन्योर टूवर्ड्स ईच अदर और टूवर्ड्स द पार्टीज इन द केस। वो कह रहा है कि पार्टीज़ के जो केस है ना उसमें जो है ना एडवोकेट को जो है ना अपने दूसरे वकील, एक वकील को दूसरे वकील के साथ कभी भी जो है ना पर्सनल नहीं होना चाहिए, रख रखाव करना चाहिए, चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि जब बहस हो रही होती है एक केस में, या शहादत हो रही होती है या जिरा हो रही होती है, तो उसमें काफ़ी ऐसी बातें हो जाती हैं। ज़ाहिर है जो है ना उसमें कानून शहादत में भी बताया गया है कि जो है ना वो शहादत में जो जिरा में किसी भी किस्म का क्वेश्चन कर सकता है। तो उसमें एक वकील को कभी भी हाइपर नहीं होना चाहिए, उसको पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए।
उसके बाद आ जाता है ऑल पर्सनल क्लैशेस बिटवीन एडवोकेट्स शुड बी सुपरलोशियल अवॉइडेड, कि अगर एक वकील का दूसरे वकील के साथ कोई पर्सनल इशू है ना, उसको केस के दौरान नहीं रखना चाहिए। ये ना हो कि मेरी उसके साथ फलाने दिन को लड़ाई हुई थी और अब वो केस में पेश हुआ है, बहस हो रही है, बहस के दौरान वो अपने पुराने क्लैश को लेकर तो उधर लड़ना शुरू कर दे। ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए। एक वकील को एक दूसरे वकील के साथ जो है ना रूड बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, इलनेस बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। इन द ट्रायल ऑफ अ कॉज इट इज़ इंडिसेंट to allude to the personal history or personal peculiarities and idiosyncrasies of advocates appearing on the other side। कह रहा है कि अगर एक वकील है ना वो दूसरी साइड से पेश हो रहा है प्लेंटिफ की तरफ से या डिफेंडेंट की तरफ से, उसको कभी भी जो है ना पर्सनल नहीं होना चाहिए, उसकी पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। ये जो बीच में 3-4 वर्ड्स है ना मुश्किल, इनको थोड़ा सा आपने ना आइडिया माइंड में रख लेना, क्योंकि ये पेपर में जो है ना मिसिंग कर सकते हैं इन वर्ड्स को। पर्सनल कोलीग्स बिटवीन एडवोकेट्स विच कॉज डिले एंड प्रमोट अनसीमली व्रैंगलिंग शुड बी केयरफुली अवॉइडेड। कहते हैं कि कभी भी व्रैंगलिंग जो है ना वो नहीं करना चाहिए किसी भी डिले में, तो शुड बी केयरफुली अवॉइडेड, अवॉइड करना चाहिए जो है ना आपस में। सिंपल सी बात है यार, एक वकील को दूसरे वकील के साथ हमेशा मोहब्बत से, प्यार से, खलूस से पेश आना चाहिए। यार वो क्लाइंटां दा मसला है, वो आपस से लड़ते पे ने, मरते पे ने, तुसी क्यों आपस से लड़ो यार। एक लिमिट दी हद तक केस नूं लैके चलो, केस नूं पर्सनल नहीं बनाना चाहिए कभी भी। उस तो बाद आ जांदा रूल 141। रूल 141 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ नो डिवीजन ऑफ फीस विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विस इज़ प्रॉपर। कहता है कि एक जो है ना वकील को कभी भी किसी दूसरे के साथ जो है ना अपनी लीगल फ़ीस जो है ना वो शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर एक्सेप्शन है इसमें लीगल सर्विस जो है ना उसको स्किप कर सकता है। ये आपने एक दफ़ा रीडिंग कर ली ना तो पेपर में आपको कोई मुश्किल नहीं रहेगी। 2-3 बार आपने रीडिंग कर ली, उर्दू को समझ लिया, उर्दू को एक दफ़ा नोट कर लेना कापी पेंसिल लेके ना, तो आपको कोई नो डिवीजन ऑफ फीस को जो है वो स्किप कर सकता है। आगे आ जाता है एक्सेप्शन। एक्सेप्ट विद एन अदर एडवोकेट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एज एक्सप्रेस्ड इन द एग्रीमेंट बिटवीन द एडवोकेट्स। कहता है कि सिवाय उस वक्त वो शेयर कर सकता है जब डिवीजन ऑफ वर्क एक दूसरे के साथ डिवाइड हो। मतलब कि अक्सर ऐसा होता है कि एक क्लाइंट ने 2 वकीलों को किया होता है या वो एक को किया होता है, लेकिन वो दोनों मिल के उस केस को हैंडल कर रहे होते हैं, मिल के काम कर रहे होते हैं, एक ही ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। इस सूरत में वो आपस में जो है ना फ़ीस की वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन किसी दूसरे के साथ नहीं करनी। मसलन कि आपने एक केस पकड़ा तो एक जो है ना डिफेंडेंट का दूसरा वकील है, आपने उसको पैसे दे दिए, इस तरह नहीं करना है, गलत बात है। आगे आ जाता है इसमें जो है ना डिवीजन ऑफ वर्क को स्किप कर सकते हैं। एक्सप्रेस्ड इन द एग्रीमेंट बिटवीन द एडवोकेट्स। डिवीजन ऑफ वर्क को ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिवीजन ऑफ वर्क अगर हो आपस में, मतलब कि उनका वर्क डिवाइड हो आपस में, कि दोनों इकट्ठे काम कर रहे हों। अच्छा, रूल 142 आ जाता है आगे। 3 रूल रहेंगे हमारे आज के, बाकी नेक्स्ट कल करेंगे इंशाल्लाह। सब्जेक्ट टू द प्रेसिडेंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल एंड द एडवोकेट जनरल एज एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल यूसेज एंड प्रैक्टिस, it is a duty of advocate to maintain and uphold order of precedence in accordance with the role of advocates maintained by the bar council। ये बहुत मज़े का है। इसमें कहता है कि अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल ने जो इस्टेब्लिश किया हो कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस के लिए कि प्रेसिडेंट्स, मतलब कि जो उन्होंने एक बार है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार है, उसमें एक वकील है, उसका एक रोल नंबर है, मतलब रोल बने होते हैं कि फलाना 1 नंबर 2 नंबर। अब मेरा 700 नंबर है, मसलन मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ मेरा बार में 700 नंबर है। तो मेरा जो नंबर होगा ना, अगर मेरे नंबर से पहले एक का 699 नंबर है, 699 नंबर, और मेरा 700 नंबर है, तो ये 142 कहता है कि 699 की आपने उतनी ही इज़्ज़त करनी है जितनी आपने एक नंबर वाले की इज़्ज़त करनी है। वो जो 699 वाला है वो भी आपका सीनियर है, उसको सीनियर कंसिडर करना है आपने, उसको कभी भी इंसल्ट नहीं करना, ठीक है। इधर तो लड़ाई झगड़े होंदे ने, इधर एक दूजे नूं हुरामुक्की चलदी हुंदी है सीनियरां दे नाल। ये गलत है। ये रूल 142 कहता है कि आपने एक दिन पहले भी जिसको लाइसेंस मिला ना उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है।
उसके बाद आज इसमें जो है ना मिसिंग जो वर्ड कर सकता है, रोल ऑफ एडवोकेट्स कर सकता है, मतलब कि वो जो रोल होते हैं, रोल नंबर होते हैं बार में लगे, वो मिस कर सकता है। प्रेसिडेंस मिस कर सकता है। उसके बाद आ जाता है और कुछ भी नहीं, रूल 143, ये भी एक वकील के दूसरे वकील के लिए जो है रिस्पेक्ट के बारे में बताता है। जूनियर को सीनियर के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, सीनियर का जूनियर के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, पढ़ते हैं। जूनियर एंड यंगर मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू सीनियर एंड एल्डर मेंबर्स। कहता है कि जो जूनियर और यंगर मेंबर्स होंगे ना बार के, जिनका न्यू अभी मेंबरशिप होती है, उनको जो सीनियर एंड एल्डर मेंबर्स होंगे, सीनियर और बड़े मेंबर्स होंगे बार के, उनके साथ रिस्पेक्टफुल का बिहेवियर होना चाहिए। पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी छोड़ देता है पेपर में। मिस क्या करता है, रिस्पेक्टफुल, कि जो जूनियर है और या यंगर मेंबर है उसका सीनियर और एल्डर मेंबर के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये रिस्पेक्टफुल याद रखना है। इसके अलावा कोई भी आता है कि पोलाइट या इस तरह नोबल शोबल कोई भी आता है, वो नहीं होगा, ये रिस्पेक्टफुल ही होगा उसका आंसर। द लेटर आर एक्सेप्टेड, आगे एक्सेप्शन है, टू बी नॉट ओनली कोर्टियस बट आल्सो, कोर्टियस का मतलब होता है खुश इखलाकी, बट आल्सो हेल्पफुल टू देयर जूनियर एंड यंगर ब्रेदरन, ब्रेदरन का मतलब होता है बरादरान, एट द बार। वो कहता है कि जो होते हैं ना हमारे सीनियर, उनको सिर्फ खुश इखलाकी से नहीं पेश आना चाहिए अपने जूनियर के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ, उनको उनके लिए हेल्पफुल भी होना चाहिए लाजमी तौर पे। मसलन कि कोई लीगल उनके पास नया नया काम आ जाता है तो एक सीनियर को चाहिए कि उसकी जितनी हो सके हेल्प करनी चाहिए। अब मैं हूँ ना, मेरे पास आज ना एक सियालकोट का केस लगा हुआ था, तो मैंने उसको कल जो ना उसकी एप्लीकेशन को लिखना था, तो मैंने एक दफ़ा लिखी उसको। तो मेरी एक आदत है, मैं जो भी केस लिखूँ ना मैं अपने सर को चेक करवाता हूँ। तो मैंने अपने सर को चेक करवाया वो केस, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं। वो मुझे खुद लेके गए कंपोजिंग वाले के पास, उन्होंने खुद कंपोज करवाया फिर। तो ये एक सीनियर को ऐसे रवैया होना चाहिए। मेरे सर की तो कोई मिसाल नहीं है। उसके बाद 144 रूल है, वेयर मोर देन वन एडवोकेट इज़ अगेंस्ट ऑन एनी साइड इट इज़। कहता है कि अगर एक साइड पे एक से ज़्यादा वकील, अक्सर होता है कि एक क्लाइंट ने एक से ज़्यादा वकील किए होते हैं, 4 वकील किए होते हैं, 5 वकील किए होते हैं, तो उसमें क्या कहता है, इट इज़ अ राइट ऑफ सीनियर मेंबर टू लीड द केस, कि जो 4-5 में से सीनियर होगा ना उसका हक होगा कि वो उस केस को लीड करे। एंड द जूनियर मेंबर शुड असिस्ट हिम अनलेस द सीनियर सो वांट्स। कहते हैं एक जूनियर मेंबर को तब तक असिस्ट नहीं करना चाहिए जब तक अनलेस द सीनियर सो वांट्स, जब तक सीनियर ना चाहे। तो इसमें जो है ना अगेंस्ट को जो है मिस कर सकता है वर्ड को, असिस्ट को मिस कर सकता है, सीनियर मेंबर को मिस कर सकता है। इसमें जो मैं आपको बताता ना उसको हाईलाइट कर लेना, बाकी वर्ड्स को भी अच्छी तरह ना माइंड में रखना है। मेरे ख्याल से हमने जो 134 से लेके 144 तक आज जो ए पार्ट पढ़ा है, इसमें किसी किस्म का भी कोई भी जो है ना अब आपको भूलना नहीं चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने आपके लिए जो है ना वर्डिंग को ज़्यादा आसान किया था, उर्दू साथ साथ आपको बताने की कोशिश की है जितनी बता सकता था। एक एक वर्ड की मैंने उर्दू बताने की कोशिश की है। यार मेरे भाई, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यार आप गेट में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। गेट जो है ना वो आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, जस्ट इसको समझना पड़ेगा। तो आप जो भी लेक्चर सुनते हैं ना उसमें सिर्फ सुनना नहीं है, उसको नोट करें, लिखें, ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। उसके बाद जो इसकी बुक होगी ना बेयर एक्ट, उसकी रीडिंग करें, बार बार रीडिंग करें, जितनी रीडिंग कर सकते हैं उतनी रीडिंग करें इसकी, क्योंकि बेयर एक्ट की रीडिंग ही आपको कैट में कामयाब करेगी। तो आगे हम कल इंशाल्लाह बी पार्ट पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे बी और सी दोनों को कंप्लीट करें, कि फिर डी रह जाएगा, डी फिर एक दिन में करके ना फिर आगे हम चलें, क्योंकि अब टाइम भी थोड़ा है। तो मेरे भाइयों मेहनत करो, ठीक है, गेट के लिए मेहनत करो। गेट के बाद अगर इंशाल्लाह अल्लाह जो भी मेरी वीडियोस देखें अल्लाह सबको कामयाब करे, मेरी दुआ है। चलें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।